आदाब नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट रुखसार फातिमा अली। मुनसिफ टीवी के माध्यम से ख़ास आपके लिए लाई हूं प्रोग्राम कारोबार। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम डिज़ाइन करें ताकि हमारे साथ जुड़ने पर आप सभी को इससे फ़ायदा हो। और आज हम पूरी तैयारी और मालूमियत के साथ आपकी सेवा में हाजिर है। दोस्तों, इस प्रोग्राम के माध्यम से आप जान सकते हैं कि कारोबार कैसे करें, मार्केटिंग क्या होती है, मार्केट के उतार चढ़ाव क्या और क्यों होते हैं। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक ऐसी हस्ती विराजमान है जो इस फील्ड में माहिर यानी उस्ताद है। बिजनेस की दुनिया पर आपकी गहरी नज़र है, कारोबार की अच्छी जानकारी भी रखते हैं और आज हमें कारोबार के ऐसे ऐसे गुण बताने वाले हैं जिन्हें जानने के हर कारोबारी को इसकी ज़रूरत है। आप हैं तारिक इमाम साहब, CA LLB, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इमाम एसोसिएट्स के प्रोप्राइटर भी। और ज़्यादा न वक्त लेते हुए चलिए मिलते हैं आज के हमारे मेहमान से, तारिक इमाम साहब। तारिक सर, आपका हमारे शो प्रोग्राम कारोबार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रुखसार। तारिक साहब, तो हम आपसे आज कुछ सवालात करना चाहते हैं जिसके ज़रिए हम चाहते हैं हमारी जनरल पब्लिक जो है, हमारे व्यूअर्स है, उनको कुछ जानकारी मिले और कुछ आपसे सीखें। आपकी जो नॉलेज है आप उनसे शेयर कर सकते हैं। तो तारिक साहब, आप जैसे कि हम सब कोविड से वाकिफ़ है, हमारी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया कोविड ने, तो अभी हमें उससे कुछ राहत मिली है और उसके बाद आप क्या सोचते हैं जनरल पब्लिक की माइंडसेट, उनका लिविंग कंडीशन और हमारे एज अ जनरल पब्लिक नॉर्मली कैसा क्या सिचुएशन आ चुका है? जी देखिए, कोविड में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। जैसे कि रिकवरी जो अब कोविड के बाद जब बाहर आते हैं हम, तो रिकवरी के टाइप की हुई है। के मतलब के का जो शेप होता है ना, एक के का एक ग्राफ जो है ऊपर जाता है, दूसरा ग्राफ नीचे आता है। तो लोग जो अमीर लोग थे वो ज़्यादा और अमीर होते चले गए और जो गरीब लोग थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए। ये कैसा हुआ? देखिए, जो लोग असासे होल्ड करते थे, असासे मतलब एसेट्स, जिनके पास प्रॉपर्टीज़ है या जिनके पास गोल्ड है, तो ये सब चीज़ों के वैल्यूज़ बड़े हैं। और जो लोग कुछ होल्ड नहीं करते थे, गरीब थे या जो है 9 to 5 जॉब कर रहे थे, जो रेगुलर जो है केटरिंग का जॉब कर रहे थे या कोई शादी खाने में काम कर रहा था या कोई ऐसा जो सिंपल काम करते थे लोग, कोई रिक्शा पुलर था, कोई ऑटो चला रहा, तो ये सब लोग बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुए हैं ये पर्टिकुलर इसके अंदर। क्योंकि क्या हुआ है कि जिनके पास काफ़ी पैसा था और पैसे उनको मल्टीप्लाई करने का मौका मिल गया। अब आगे हम देखेंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे ये एसेट्स की वैल्यूज़ क्यों बढ़े और ये एसेट्स जो है आपको कैसे पलटा के डबल ट्रिपल और 4 गुना भी हुए हैं। तो ये इसलिए हुआ है कि आप जो है जो सेंट्रल बैंक से, जो रिज़र्व बैंक जो इंडिया में होती है, वैसे वर्ल्ड वाइड जो है सेंट्रल बैंक बोलते हैं उसको। तो सेंट्रल बैंक सब कंट्रीज़ के ये सोचे कि भाई अब तो पूरा कंट्री बंद हो गया, पूरा मुल्क बंद हो गया है, तो अब हमारे पॉपुलेशन को, हमारे आबादी को हम लोग कैसे सस्टेन कर, हम उनको कैसे सपोर्ट करें कि भाई वो लोग अपना डे टू डे ख़र्चा भी कर सकें और कुछ कर सकें। तो ये लोग क्या करना चाह रहे थे कि सब अपने आबादी को कुछ पैसे बांटना चाह रहे थे, कुछ करना चाह रहे थे। तो ये सारे बैंक्स क्या किए गए, अब अगर आपके पास टैक्सेस कलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी बिजनेस वही नहीं हो रही, एक्टिविटी नहीं हो रही, तो बैंक तो गवर्नमेंट के पास टैक्स के पैसे नहीं आते हैं। जब आप पूरा लॉकडाउन में हैं तो टैक्स गवर्नमेंट को कुछ पैसे नहीं आते। जब गवर्नमेंट को पैसे नहीं आते, गवर्नमेंट पैसे खर्चा कैसे करेंगी? तो गवर्नमेंट क्या की कि रिजर्व बैंक के पास जाके बोलते हैं, उनके जो सेंट्रल बैंक है यूएसए में या दूसरे कंट्रीज़ में, तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाके वो लोग बोलते हैं कि भाई आप नोट छापिए, आप डमी नोट, खाली ऐसे ही नोट छापिए और वो नोट हमारे को दे दिए, हम जो है हमारे पॉपुलेशन में वो नोट बांटेंगे। तो ऐसा होता है कि आप जब नोट छापना शुरू कर दें, यूएस तो बहुत ज़्यादा नोट छापा है, मतलब पिछले 20 साल में जितने वो लोग एक्स्ट्रा नोट छापे थे, ये एक साल में उन लोगों ने 1.5-2 साल में उन लोगों ने उससे ज़्यादा नोट छापे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा नोट छापे हैं। तो ये नोट जब छापते हैं, समझिए आप कोई एक आइटम है, कोई एक पेन है जो ख़रीदना चाह रहे हैं आप, ये पेन आता है आपको 1000 रुपये में। जब एक नोट की जगह 4 नोट छापना शुरू कर दिए तो ये पेन की रेट हो जाएगा 4000 रुपये, क्योंकि नोट की वैल्यू कम हो जाएगी, आपके पैसों की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जो अमीर लोग थे, जिनके पास एसेट्स थे, जिनके पास प्रॉपर्टीज़ थे,
तो इनके पास क्या हुआ, इनकी प्रॉपर्टीज़ के वैल्यूज़ खुद ब खुद बढ़ना शुरू हुए। तो ये लोग काफ़ी अच्छा करें, जो पैसे वाले लोग हैं वो और ज़्यादा पैसे वाले हो गए। अगर आप देखेंगे तो टॉप 1% जो बोलते हैं वर्ल्ड में, वो लोग बहुत ज़्यादा उनकी वर्थ बढ़ गई है, नेट वर्थ बढ़ गई है। और जो लोग बॉटम के 20% लोग हैं वर्ल्ड वाइड, वो लोग भूखमरी के करीब आ गए। हंगर इंडेक्स सब कंट्रीज़ के बढ़ गए हैं, तो ज़्यादा भूख के हालत में आ गए। क्योंकि आप कैसा रहता है, देखिए बिजनेस कैसा चलता है, एक आदमी की नीड है तो वो दूसरा आदमी उसको पूरा कर रहा है। जबकि आप दोनों को भी अपने अपने घर में बंद कर देंगे तो ये नीड भी पैदा नहीं होगी और उसको पूरा करने वाला भी नहीं रहेगा। तो उस तरीके का कॉन्सेप्ट हो गया था कोविड में। तो अब जब हम बाहर आ रहे हैं तो इतने सारे एक्स्ट्रा करेंसी नोट छपे हुए हैं, तब सोचिए जब आप ये इकोनॉमिक मशीन चालू होगा तो ये इस एक्स्ट्रा करेंसी नोट के साथ में उसकी कितनी तेज़ी आएगी मार्केट में, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी तेज़ी आएगी ये मार्केट में। और ये खुद सेंट्रल बैंक्स खुद जान रहे हैं कि भाई ये जैसा इकोनॉमी चलना शुरू होगी बहुत ज़्यादा तेज़ी मार्केट में आएगी। तेज़ी का मतलब क्या है कि आपके प्रोडक्ट्स, आपके आइटम जितने भी हैं, सबके रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगी। लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहेगा तो वो लोग ज़्यादा खर्चा करना चाहेंगे। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है सभी सेंट्रल बैंक्स के लिए कि अब फिर कुछ ब्रेक लगाएं, कुछ पैसे वापस लें मार्केट में से। तो ये लोग अभी वो सोचना शुरू कर दिए। तो ये है सिचुएशन अभी लोगों का। आप अमीर ज़्यादा अमीर हुआ है, गरीब और ज़्यादा गरीब हुआ है। प्रेजेंट ये सिचुएशन चल रहा है जी। बहुत अच्छी बात कही आप तारिक साहब आपने। जैसे आपने कहा है कि अमीर और भी ज़्यादा अमीर हुए हैं और गरीब और भी ज़्यादा गरीब हुए हैं। तो मैं आपसे इस ताल्लुक़ से बात करना चाहती हूँ कि कोविड-19 से 2-3 साल पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ था, राइट? जिससे भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ था इकोनॉमी को, जिसमें गरीबों की हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो आपको लगता है ये दोनों सिचुएशन कनेक्टेड है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी और भी कमज़ोर हो गई है? देखिए, डिमोनेटाइजेशन एक ऐसा चीज़ थी जिसका ऐसा झटका था इकोनॉमी को, जिससे बाहर आने में इकोनॉमी को काफ़ी टाइम लग रहा था। जी। तो कोविड आकर क्या कर रहा है कि एक हिसाब में कोविड इकोनॉमी को बाहर आने के लिए हेल्प करेगा। जी। तो प्रेजेंटली तो एक झटका लगा है कोविड का बहुत बड़ा, मगर अब इकोनॉमी को बाहर आने के लिए कोविड हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? फिर ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पैसे छापने का सिस्टम था, ये एक्स्ट्रा पैसों की वजह से आपको ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखेगी। लोगों के हाथों में पैसे ज़्यादा रोटेट होना शुरू होंगे, क्योंकि मनी रोटेशन एक चीज़ होती है, एक तो होती है मनी आपको प्रिंटिंग हो गई, और लॉकडाउन में ये रोटेशन नहीं हो रहा था। जी। मतलब आप खाली पैसे प्रिंट होके बढ़ रहे थे सबको। जी। अब आप यूएस अगर देखें, यूएस सिर्फ यूएस का देखें तो लॉकडाउन के ज़माने में यूएस जो है हर आदमी जिनका उनके नागरिक है, हर नागरिक के अकाउंट में 2 लाख रुपए डाल रहा था हर महीना। तो सोचिए किसी के घर में 6 फैमिली मेम्बर है तो घर में 12 लाख रुपए हर महीना आ रहे हैं आपको, और आपको बाहर जाना नहीं है, आप मूवी नहीं जा सकते, आप बाहर जाके कुछ खा नहीं सकते, तो आप खर्चा ही नहीं कर रहे हैं, आपके पास वो पैसा बच कर रह गया है। तो इसका ये इफ़ेक्ट और आएगा, डेफिनेटली ये स्पेंडिंग इफेक्ट आएगा। अब आप स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं कि ये इफेक्ट जो है, लोग घर में बैठ के वो जो पैसे उनके पास एक्स्ट्रा मिल गए थे उससे उन लोगों ने ट्रेडिंग शुरू कर दी। तो ऐसे कई ऐप्स है, तो उन लोगों ने ये ऐप्स के ऊपर भी घर बैठे ट्रेडिंग शुरू की, तो सडनली स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा बूम हुआ। तो वैसा इफेक्ट आना शुरू हो रहा है। तो ये कोविड इनफैक्ट डिमोनेटाइजेशन के इफेक्ट से, और ये जो जॉब्स जो लॉस हुए हैं ओवर डिमोनेटाइजेशन, और ये तमाम जीएसटी का भी काफ़ी इफेक्ट आया है। जी। तो जीएसटी भी क्या किया है कि छोटे कारोबार को मार दिया है जीएसटी ने। तो सिर्फ जो बड़े ऑर्गेनाइज्ड कारोबार हैं जो जीएसटी का बोझ उठा सकते हैं और जीएसटी के अकाउंटेंट्स रखते हैं, कंप्लायंस जो फॉर्म्स है सब भर सकते हैं, वो कारोबार ही आगे बढ़ सके। जो जीएसटी को समझ नहीं सके और जीएसटी का फ़ायदा नहीं उठा सके, वो कारोबार ख़त्म हो गए हैं। तो इसका भी इफ़ेक्ट काफ़ी आया है। तो ये सब को कोविड की जो इजी इकोनॉमिक पॉलिसी, इजी मनी पॉलिसी बोल सकते हैं, वो शायद हेल्प करेगी हमें बाहर आने में नेक्स्ट 6 months 1 year में। जी, दैट वाज रियली ग्रेट तारिक साहब। तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि इंडिया अभी रिकवरी स्टेज में है कोविड से, बट आज भी
आज के टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कोविड से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है और करेंटली वो चल रहा है। फॉर एग्जांपल चाइना, यूएस, वहाँ पे केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और लॉकडाउन की सिचुएशंस भी आ रहे हैं उन कंट्रियों में। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे कंट्री की इकोनॉमी और उन देशों की कंट्रियों की इकोनॉमी की उनमें डिफरेंस क्या है अभी? जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट इकोनॉमी विच इज़ रिकवरिंग एंड द इकोनॉमी विच इज़ स्टिल अंडर कोविड-19? देखिए, हम सब जानते हैं कि चाइना ने शुरू में कोविड से बचा लिया था अपनी पॉपुलेशन को, क्योंकि उनकी पॉलिसी क्या थी कि अगर 3-4 केसेस भी अगर उनके कंट्री में, उनके किसी शहर में फाइंड आउट हुए तो वो लोग पूरा शहर बंद कर देते हैं। तो उस तरीके से उन्होंने बचा के क्या कि अपनी इकोनॉमी को उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि उनके पास कोविड नहीं था, वर्ल्ड वाइड कोविड था, तो वो लोग प्रोडक्शन अपना कंटिन्यू कर रहे थे। तो उन लोगों ने मास्क में, पीपीई किट्स में, हम जानते हैं कि टेस्टिंग किट्स में, काफ़ी चीज़ों में उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया। सैनिटाइजर्स, जी हाँ, सैनिटाइजर्स भी बोल सकते हैं, बहुत सारे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो स्पेशली कोविड की चीज़ें हैं, उन लोगों में भी चाइना वालों ने काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया और काफ़ी अच्छे प्राइसेस पे उन्होंने बेचा। मगर जैसा हम बाहर आ गए हैं कोविड से, या बोल सकते हैं कि अभी कोविड का उतना प्रकोप नहीं रहा है, उतना इफेक्टिवनेस नहीं रहा है। तो जब हम बाहर आ गए हैं, उनके पास अभी कोविड स्टार्ट हो रहा है, उनकी इकोनॉमी बंद हो रही है, तो हम इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, अब उनके जब फैक्ट्रीज बंद हो रहे हैं, उनकी इकोनॉमी बंद हो रही है, तो हम क्या सप्लाई कर सकते हैं वर्ल्ड को, हमें सोचना चाहिए। और फिर हमें उसे रिप्लेस करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम इंडिया से हम क्या चीज़ और एडिशनल सप्लाई कर सकते हैं, हम क्या चीज़ को क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, चाइना की क्लोजिंग से इंडिया को क्या फ़ायदा होगा। वो चीज़ हम सोचना ज़रूरी है। जी तारिक साहब, और जहाँ तक मेरी जानकारी है, चाइना इज़ अ सेल्फ मेड कंट्री। सेल्फ मेड कंट्री, जहाँ की उनके शहर में, उनके कंट्री में एक सुई से लेकर बड़ी मशीन जो तक है वो खुद ही कंट्री में प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसे आप बोल रहे हैं अभी कि लॉकडाउन चल रहा है, तो वहाँ पे मुझे ऐसा आपको लगता है वहाँ पे प्रोडक्शन रुक चुकी है इस चीज़ों की? देखिए, पूरा शहर बंद कर रहे हैं वो लोग, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन भी रोकेंगे वो लोग, और वहाँ से फ्लाइट्स बंद कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन का सप्लाई भी नहीं होगा। तो उसकी वजह से इश्यूज आएंगे उनको टेम्पररीली। अगर समझिए एक शहर 15 दिन के लिए बन गया उन्होंने, तो 15 दिन उनका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो उनकी सप्लाई शेड्यूल्स रहते हैं कि भाई ये सप्लाई डेडलाइन है, उसके आगे जाएंगे तो आपको इतना पेनल्टी लगेगा। तो उस तरीके से वो लोग लूज़ भी करेंगे काफ़ी हद तक। अब जब आप बोल रहे हैं कि वो लोग सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है, डेफिनेटली वो लोग सब चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, मगर वो लोग सिर्फ उनके नागरिकों के लिए प्रोड्यूस नहीं करते, वो लोग पूरे वर्ल्ड के नागरिकों के लिए प्रोड्यूस करते हैं। तो उससे हो क्या रहा है कि प्रेजेंटली सप्लाई चेन इशू बोलते हैं इसको। सप्लाई चेन इशू मतलब आपको एक आईफोन जब बनता है तो उसका प्रोसेसर बनता है कोरिया में, और उसके थोड़े एस्पेक्ट जो है जापान में बनते हैं, थोड़े चाइना में बनते हैं, फिर जाके असेंबली चाइना में होती है। तो आप जब कोई एक कंट्री बंद हो जाता है, वो पर्टिकुलर चिप आपको नहीं मिलेगा, तो वो शॉर्टेज हो जाएगा। तो आपकी फैक्ट्री में बाकी सब चीज़ें, मगर वो एक पर्टिकुलर चिप नहीं है, तो आपका आईफोन कंप्लीट नहीं होगा। तो फिर आईफोन्स का शॉर्टेज हो जाएगा आपको। ये एग्जाम्पल है। तो उसी तरीके से कई चीज़ों का शॉर्टेज हो रहा है। अभी हम देखते हैं इंडिया में खुद कपड़े का शॉर्टेज हो रहा है। अगर आप डेफिनेटली कोई कपड़े के कारोबार में हैं तो आपको मालूम हो रहा होगा कि कपड़े का फैब्रिक का शॉर्टेज इंडिया में हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि करस्पॉन्डिंग रॉ मटेरियल मिलना है, उसको करस्पॉन्डिंग मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स मिलने, कहीं ना कहीं आपको वो पर्टिकुलर कोई एक पार्ट नहीं मिलने से आपका सारा काम रुक जा रहा है। और मेनली ये सारी चीज़ें चाइना से इंपोर्ट होती है, चाइना से काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। तो वर्ल्ड वाइड ये शॉर्टेजेस हो रहे हैं, सप्लाई चेन इश्यूज हो रहे हैं। तो ये शॉर्टेजेस को कवर अप करने के लिए सारे कंपनीज ये देख रहे हैं चाइना +1 पॉलिसी करें। ये चाइना +1 पॉलिसी क्या होगी कि भाई चाइना तो एक कंट्री है आपका मैन्युफैक्चरिंग, मगर आप उसके अलावा एक कंट्री रखें जहाँ से आप प्रोड्यूस कर सकें। तो यहाँ पे दूसरे कंट्रीज ये चाइना +1 के उसमें समझिए आप 100 यूनिट्स बनाते हैं, तो 50 यूनिट चाइना से बनाइए और एडिशनल 50 यूनिट कहीं और से बनाइए, ताकि आपको एक फैक्ट्री आपकी प्रोड्यूस करते रही। चाइना से कुछ इशू भी आ जाए, कुछ प्रॉब्लम भी आ जाए, तो आपको दूसरी जगह से आप प्रोक्योर कर सकते हैं, आपको एकदम शॉर्टेज नहीं होगा, आपकी कंपनी बंद नहीं होगी। तो सब कंपनी अपने हिसाब से अपनी सर्वाइवल के लिए सोच रहे हैं। तो अब ये चाइना +1 में कौन से कंट्रीज आते हैं?
तो ये चाइना +1 में आपको इंडिया तो डेफिनेटली है, तो उसकी वजह से दूसरे कंट्री जैसे कि वियतनाम है, वियतनाम बहुत फ़ायदा उठाया इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि वो चाइना से बिल्कुल अटैच्ड है वो लोग, और चाइना के लोग अक्सर जो है वीकेंड गुजारने के लिए भी वियतनाम आते हैं, या कुछ जो है एंजॉय करने के लिए, कुछ ऐसा होटलिंग करने के लिए भी वो लोग वियतनाम आते हैं। तो इतना क्लोज है वियतनाम, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि चाइना काफ़ी चीज़ें वियतनाम की तरफ उनके लोग, उनके कंपनी वाले वियतनाम में बना के सप्लाई कर दे रहे हैं जी। और फिर बांग्लादेश को भी उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि लोअर आप नीचे आते हैं तो उनको बांग्लादेश करीब मिल रहा है। तो बांग्लादेश में भी वो लोग काफ़ी ज़मीन भी ख़रीदे हैं, और उन लोग अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं चाइना वाले, ताकि वो लोग ये देख रहे हैं चाइना +1 भी रहा तो +1 में भी हमारा, क्योंकि रिलेशनशिप मेन बायर से ऑलरेडी है, तो हम बोलेंगे कि ठीक है आप दूसरे कंट्री में रखना चाहते हो, आप क्यों कोई दूसरे सप्लायर से लेते हैं, हमारी खुद की फैक्ट्री बांग्लादेश में हम कर देंगे जी। तो चाइना वाला ही जाके बांग्लादेश में फैक्ट्री खोल रहा है, चाइना वाला ही जाके आपको वियतनाम में फैक्ट्री खोल रहा है। तो जब हमारा वॉर चाइना से चल रहा है, एक समझिए उन लोग आके हमारे एरिया में बैठ गए हैं, तो हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि चाइना वाले आके यहाँ पे फैक्ट्रीज खोलें जी। तो डेफिनेटली चाइना +1 में हमें नुकसान हो रहा है कि भाई ये +1 का जो इशू है, जो फैक्ट्रीज हमारे चाइना वाले आके खोलना था वो दूसरी जगह जाके वो लोग खोल रहे हैं। क्योंकि देखिए आप परचेज़र है, यूएस के परचेज़र है, या आप यूरोप के परचेज़र है, कई कंपोनेंट्स के या प्रोडक्ट्स के, कुछ भी बोल दीजिए, तो वो परचेज़र ये देखता है कि भाई मैं दूसरे कंट्री में जाके सारा हेडेक में नहीं करूँगा, मुझे कोई एक ऐसा सप्लायर चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर चाहिए, मैं उसको स्पेसिफिकेशन दे दूँगा, वो मुझे बना के, मेरा लोगो बना के, मेरी ब्रांडिंग करके दे दे। तो अब मेंटालिटी सब बिजनेसेस की वैसी है कि भाई हम लोग डीलिंग विद दी डायरेक्ट लेबर वो सब हम नहीं करना चाह रहे हैं, वो लोकल गवर्नमेंट्स को डील नहीं करना चाह रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग चाइना में काफ़ी हद तक आगे बढ़ी है, और उसकी वजह से चाइना आगे बढ़ा है। तो यही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स क्या कर रहे हैं कि जाके बांग्लादेश में एक काफ़ी बड़ा एरिया ले लिया हम लोग, वो लेके वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उनके बड़े बड़े फैक्ट्रीज, और वो फिर बांग्लादेश वाले उनको टैक्स का एग्जम्पशन भी दे रहे हैं। सेम जो है वियतनाम में कर रहे हैं उन लोग, वियतनाम में भी उन लोगों के कई ऐसे सिटीज़ है जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ बन गए हैं, और वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट आ रहा है, काफ़ी नए नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वहाँ पे। शूज़ से ले लिए आप, मोबाइल फ़ोन्स ले लीजिए, कई चीज़ें लिए, हर चीज़ जो चाइना में बनती थी वो थोड़ी बहुत वियतनाम से भी बनवा रहे हैं लोग जी। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए मुंसिफ टीवी। वेलकम बैक दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का कारोबार के शो में। आइए शो को आगे बढ़ाते हैं और इनकी जानकारी और हासिल करते हैं हमारे तारिक इमाम साहब के साथ। जी थैंक यू इमाम साहब। ये तो रही चाइना की बातें। अब आते हैं यूएस, जो कि बहुत ही पावरफुल कंट्री मानी जाती है आज के डेट पे। तो वहाँ पे कोविड के बाद एक कॉन्सेप्ट उजागर हुआ है जिसे हम कहते हैं द ग्रेट रेजिग्नेशन कॉन्सेप्ट। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कोविड के बाद जो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया है वो सिटीजन्स ऑफ यूएस को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, या फिर एडवांटेज सिचुएशन में उन्होंने उस चीज़ को रखा है? जी देखिए, हुआ क्या है, कोविड में जो लोग चल बसे, जिनकी मौतें हो गई हैं, जिनके रिश्तेदारों की मौतें हो गई हैं, तो ये लोग सोचना शुरू किया है कि भाई हमारे लाइफ में हमने क्या करा, क्या है मतलब हम वहाँ पे कैसा रहता है कि वो लोग मॉर्गेज पे लेते हैं, घर पूरा ज़िंदगी भर घर के लिए पे करते हैं, फिर जब मर जाते हैं तो उसको डेथ का टैक्स लगता है उनको, तो आधा घर गवर्नमेंट के टैक्स में चला जाता है। तो ये लोग सोचना शुरू किया ये कर क्या रहे हैं हम लोग, कि भाई ये पूरा घर के लिए हमारे कार हर बार एक नई ले रहे हैं, कार के EMI के लिए जी रहे हैं, तो हम हमारी लाइफ कब जी रहे हैं। अब जो हमारा दोस्त मर गया है कोविड में, तो अब क्या होगा। तो अब यूएस का कैसा है, देखिए जापान की तरह एजिंग पॉपुलेशन हो गया, उनका भी पॉपुलेशन उनका एज हो रहा है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बच्चे पैदा हुए थे, तो लोग क्या कह रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अनसर्टेनिटी थी, कई साल तक 5-6 साल तक बच्चे पैदा नहीं हुए उनके पास, फिर सडनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बच्चे पैदा हुए, जो समझिए 1950, तो बेबी बूम बोल के आया उनके पास। तो ये जो बेबी बूमर्स बोलते हैं उन लोगों को, 1950 में जो पैदा हुआ, आज 2022 में वो 72 ईयर्स का है जी। तो वो उनके पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, क्योंकि उन लोग अपने हेल्थ का ख्याल रखते हैं,
तो वो लोग 90 तक जीते हैं, 85 तक हेल्दी रहते हैं, काम करते हैं, जीते हैं। तो अब सडनली वो लोग सोचना कि 60 में जो पैदा हुआ 50-60 साल का हो गया, तो वो चाह रहे हैं कि अभी वो काम ना करें। तो वो लोग सब लोग रिज़ाइन करना शुरू किया, जितने भी सीनियर लोग हैं और जितने भी सेमी सीनियर हैं, जब 50 के भी रेंज के लोग हैं, वो लोग सोचना शुरू कर रहे हैं कि क्यों ना हम रिज़ाइन करके अपनी लाइफ जिए अपने तरीके से। क्योंकि अब उनके पास गवर्नमेंट ने, जैसा हमने डिस्कस किया, गवर्नमेंट ने हर महीना पैसे भी दिए 2 लाख रुपए, तो उनके पास अब पैसे जमा हो गए। उन लोगों ने शेयर मार्केट में डाले या कुछ एसेट्स में डाले, वो भी पैसे मल्टीप्लाई हो गए क्योंकि नोट छपे थे काफ़ी, तो उसकी वजह से काफ़ी पैसे उनके अकाउंट में अब नज़र आ रहे हैं। तो जब ये लोग ऐसा करते हैं, यूएस की नॉर्मली यूएस के लोग की, अमेरिका के लोगों की साइकोलॉजी ये है कि ये लोग कल की ज़्यादा नहीं सोचते जी, वो लोग, हाँ, प्रेजेंट में एंजॉय करना चाहते हैं वो लोग। और उनको कल, उनको मालूम है कि कल अगर उनको कुछ मुश्किल में आते हैं तो उनका कंट्री उनको टेक केयर करेगा, उनका कंट्री उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देगा, उनका कंट्री उनको ओल्ड एज फैसिलिटीज़ देगा। तो वो लोग उनकी कल की फैसिलिटी, कल के लिए ज़्यादा फिक्र नहीं करते। तो अब उनको देख रहा है कि आज हमारे पास पैसे हैं, आज हम लाइफ को एंजॉय कर लें, आज हम 9 to 5 जॉब ना करें, देखेंगे जब पैसे ख़त्म होंगे जब देखेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट आ गया कि एक रेजिग्नेशन का। तो अब ये जितना भी इतने साल से, 10 साल से, 20 साल से जो एक रेगुलर 9 to 5 जॉब, 9 to 5 रैट रेस की तरह चल रहा था, तो सडनली सबको रियलाइजेशन आया कि भाई अब कुछ लाइफ जी लेंगे, कुछ घूमेंगे फिरेंगे, या फिर घर में ही अपने जो पैशन है वो काम करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। जी जी इमाम साहब, और जिस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कोविड केसेस लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से बच्चों को स्टूडेंट वीज़ा या जॉब वीज़ा दूसरे कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल रशिया, चाइना और यूएस के लिए वीज़ा नहीं मिल पा रहा था। तो आपको क्या लगता है, जब हम रिकवरी स्टेज पर है, इंडिया एक रिकवरी स्टेज पर चल रही है, तो स्टूडेंट्स को वीज़ा मिलने की कोई आवश्यकता, कुछ आगे मिल सकता है? जी देखिए, अब प्रेजेंटली आप देख रहे हैं कि यूएस वीज़ा काफ़ी ईजी हो गया है जी, काफ़ी आसानी से बच्चों को यूएस वीज़ा मिल रहा है। इनफैक्ट कनाडा का वीज़ा मुश्किल हो गया है, कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा में आपको रिजेक्शन ज़्यादा है, यूएस के स्टूडेंट वीज़ा में रिजेक्शन कम है। अब हमारे से सीए के सिग्नेचर लेके कई बच्चे जाते हैं, तो सबको यूएस का वीज़ा बहुत आसानी से मिल रहा है। आपको इवन इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली जाके पेपर सबमिट करें, वीज़ा मिल जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं ये गौर किया हूँ कि ये रीज़न क्या है कि आप जो है, चाइना से बहुत ज़्यादा बच्चे जाते थे यूएस, और इनके यूनिवर्सिटीज़ जो यूएस में है, काफ़ी लाखों में वो लोग फ़ीस चार्ज करते हैं एक एक बच्चे से। तो ये इन लोगों का कारोबार एक बन गया है यूनिवर्सिटीज़ का, और वो कंट्री को काफ़ी पैसे आते हैं यूनिवर्सिटीज़। तो एक बार लोगों ने सर्वे किया कि कहाँ से बच्चे ज़्यादा आते हैं, कौन से कंट्री से बच्चे ज़्यादा आते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन चाइना था। तो डेफिनेटली ठीक है भाई, चाइना के बच्चे काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने पढ़ाई में भी वो किया है कि कंसंट्रेशन किया है, और उन्होंने अपनी इकोनॉमी बढ़ाई है, मतलब अपने पर्सनली रिच हुए हैं चाइना के बच्चे पढ़ाई करके। तो चाइना से फर्स्ट गया, सेकंड कहाँ से आते हैं लोग देखना शुरू किए कि भाई सेकंड हाईएस्ट बच्चे कहाँ से आते हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, यूएस के यूनिवर्सिटीज़। तो वो लोग खुद देख के ताजुब करने शुरू करिए कि कनाडा से आते हैं। मतलब बोले कनाडा उतना बड़ा कंट्री नहीं है, वहाँ से कैसे आते हैं? तो वहाँ देखे तो चाइना के थ्रू बच्चे, फिर चाइनीज़ बच्चे ही कनाडा से आते हैं, तो सेकंड हाईएस्ट भी फिर चाइना ही है, थर्ड आके इंडिया आ रहा है। तो ये देखना ज़रूरी है कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। अब ये लोग यूएस और चाइना में आपस में काफ़ी रंजिशें हो गई हैं। यूएस वाले चाहेंगे कि चाइना के बच्चे थोड़े कम आएँ, तो डेफिनेटली उनको कहीं और से ये भरपाई करनी होगी, ये जो शॉर्टेज है उनको भरपाई करनी है। तो ऑटोमेटिकली इंडियन बच्चों को लोग ज़्यादा चांस दे रहे हैं, उन लोगों को इजी अप्रोच हो रहा है। तो पहले जैसा था कि आपको इतने बच्चे आ गए इंडिया से, उसके बाद में क्लोज चाहे कुछ भी करो आप उनको नहीं लेना है या शक की नज़र से देखना है, ये नहीं रहा है। अभी काफ़ी ओपन हो गया है इंडिया के लिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस मीडियम से कि बच्चों को ये बताएं कि अगर आपको आइडिया है, आपको कुछ था कि भाई मैं बाहर जाके कुछ पढूं या बाहर जाके कुछ आगे बढ़ूं, तो अब ये मौका है आपको, आप अप्लाई करें स्टूडेंट वीज़ा के लिए, आपको डेफिनेटली मिलेगा। आप अप्लाई करने के लिए बहुत से यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्रोच करें, अप्लाई करें, और आप अपने स्कोर्स अच्छे लाएं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने स्कोर्स अच्छे लाएं, ताकि आईएल्स, जी हाँ आईएल्स अच्छे लाएं, जीमैट, जीआरई, सारे स्कोर्स अच्छे लेके आना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये स्कोर्स अच्छे लाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मिलेगा। अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में मिलेगा तो आपको जो है आगे जॉब्स अच्छे मिलेंगे, स्कॉलरशिप्स अच्छे मिलेंगे, और बैंक लोन्स भी इजीली मिल जाएंगे। देखिए ये सोचते हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे फादर के पास पैसे नहीं है, पेरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं है, बड़ा कॉलेज में तो उसमें फ़ीस ज़्यादा लगती है। तो आप समझिए एक एग्जांपल ले लिया, हार्वर्ड। जब हमारे टाइम पे हार्वर्ड का था तो मैं मालूम कर रहा था कि मैं अगर हार्वर्ड में गया तो कितना फ़ीस लगेगी। तो हार्वर्ड की फ़ीस जब 40 लाख रुपए थी साल को, और वो ज़माने में 40 लाख बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे। तो हम सोच के ठीक है खामोश बैठ गए कि भाई ठीक है उतना ज़्यादा तो करना नहीं है। मगर दूसरे बच्चे क्या किए, तो वो लोग 40 लाख का स्टूडेंट लोन ले लिए। यूएस में कैसा रहता है, आपको स्टूडेंट लोन बहुत आसानी से मिलता है। तो 40 लाख का स्टूडेंट लोन ले लिए। स्टूडेंट लोन में भी ऐसा होता है कि आप रीपेमेंट अभी नहीं होता, आप पास कर लीजिए एग्ज़ाम, उसके बाद से पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हुए बाद से 2 इयर्स कंप्लीट हो जाने के बाद 3rd ईयर, मतलब कोर्स जो आपका कोर्स है समझिए 3 साल का है, वो कंप्लीट हुए बाद में और 2 साल कंप्लीट हुए बाद में, उसके बाद आपके रीपेमेंट शुरू होते हैं। तो और रीपेमेंट इतने ईजी होते हैं कि आपको यकीन नहीं होगा, ओबामा प्रेसिडेंट रहे जब भी वो अपने स्टूडेंट लोन थोड़ा थोड़ा रीपे कर रहे थे। तो उतना इजी आपको इंस्टॉलमेंट्स देते हैं वो लोग। और जब आप हार्वर्ड में 40 लाख की अगर पढ़ाई पढ़ते तो पहले साल में ही 80 लाख की नौकरी मिल जा रही। फर्स्ट ईयर में आपको तनख्वाह 80 लाख मिल रही है, तो आपके 2 साल के जो 40 लाख है फर्स्ट ईयर में ही रीपे हो जाते हैं। अगर आप समझिए आपके दूसरे खर्चे स्टूडेंट के लेवल के ही रखे, आप लग्जरियस गाड़ियाँ नहीं लिए या कुछ भी नहीं किए, तो फर्स्ट 1 ईयर 2 ईयर्स में आपका पूरा रीपे हो जाएगा जी। तो ये अगर आप हिम्मत करें और आपके स्कोर्स अच्छे रखें तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में लेने से आप डायरेक्टली बड़े कंपनीज़ में टेकअप हो जाएंगे। आप देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर आप समझिए अच्छे एक कोई एक्टर है, उसको अच्छे प्रोड्यूसर की मूवी में चांस मिल गया है, तो उसको हिट होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है जी। तो सेम वे अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में आ गए तो आपकी लाइफ आगे बढ़ के सेफ हो जाने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है जी। तो अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए वो लोग डेफिनेटली आपके IELTS स्कोर बहुत ज़रूरी देखेंगे वो लोग। जी, थैंक यू तारिक जी, ये हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद जानकारी थी जो आपकी तरफ से आई है। आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात कर रहे थे जी, यूएस वीज़ा के लिए। जी हाँ जी, देखिए स्टूडेंट्स के लिए एक तो मैंने स्कोर के बारे में बोला है, तो आपको अच्छा स्कोर रहना चाहिए, तो आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा ये लोग ये देखते हैं कि भाई ये बच्चा वापस आएगा क्या, इंडिया को वापस आ जाएगा या फिर हमारे पास ही रहेगा। और एक चीज़ ये देखते हैं कि ये लड़का वहाँ पे जाके कमा के हमारे पैसों से हमारी फ़ीस भरेगा या इंडिया से लेके आएगा, क्यों उनको चाह रहे हैं कि भाई दूसरे कंट्री से उनको पैसे आना जी, तो वहाँ से पैसे लेके आना। तो हम ये देखना है कि भाई 2 चीज़ आप कवर करना ज़रूरी है। एक तो ये है कि आपको फ़ीस और वहाँ पे रहने के पैसे आपके पास लिक्विड है, पैसे उतने पैसे आपके पास लिक्विड मतलब आपके बैंक में रहना, आपके पेरेंट्स के बैंक में रहना, आपके पर्टिकुलर आपके बैंक में ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स के बैंक में रहना। पेरेंट्स जो है एक एफिडेविट ऑफ सपोर्ट देना कि ये बैंक में मेरे पैसे और मैं ये पैसे मेरे बच्चे के लिए करना हो ये रखूँगा और इससे मैं बच्चे को सपोर्ट करूँगा, ये रहना ज़रूरी है। दूसरा जो है आपको एसेट्स होना, मतलब आपके पास जायदाद इतनी होना इंडिया में कि ये वो बोलेंगे भाई इतना जायदाद वाला है तो ये सब छोड़ के वो वहाँ पे नहीं रहेगा, ये वापस आएगा इंडिया को, ये उनकी मेंटालिटी होती है। तो जायदाद बताइए और बैंक में आपके अच्छे अमाउंट्स बताइए। और दूसरा जो है आपके पेरेंट्स की इनकम भी अच्छी सॉलिड होना चाहिए। जैसा कि फादर की इनकम है, अगर समझिए 5 लाख की इनकम टैक्स रिटर्न है तो टैक्स 0 आ रहा है जी, तो मदर की भी इनकम टैक्स रिटर्न है 5 लाख की तो टैक्स 0 आ रहा है। तो 0 टैक्स में मदर और फादर की 5 लाख 10 लाख इनकम है जी। अगर खाली फादर की इनकम 10 लाख है और मदर की 5 लाख है तो भी 15 लाख हो जाते हैं। तो ये लोग हाउस होल्ड इनकम देखते हैं ओवरऑल, मतलब मदर और फादर की मिला के देखते हैं। तो मदर की भी बताइए, कई लोग ये सोचते हैं कि भाई सिर्फ फादर की बताएंगे, सिर्फ फादर का ही इनकम बताएं, वहाँ पे वैसा नहीं होता। उनकी मेंटालिटी वैसी नहीं चलती, उनकी इंडिया की मेंटालिटी नहीं है। तो वो लोग देखते हैं कि भाई इनकम फादर की और मदर की दोनों की देख के हाउस होल्ड इनकम के हिसाब से आपके पेरेंट्स
ये फलाना यूनिवर्सिटी में अफोर्ड कर सकते हैं क्या इतना पे करने के लिए, वो लोग देखना चाहते हैं। तो इनकम एक बात देखना है हमें, एसेट्स देखना है हमें, और लिक्विड कैश, लिक्विड अमाउंट जितना हमारे पास बैंक में सेविंग अकाउंट में है ये देखना है। अब कई लोग क्या करते हैं, फादर के बिजनेस अकाउंट का ट्रांजैक्शन बता देते हैं, तो ये क्या होता है कि बिजनेस अकाउंट में पैसे आते रहते हैं और फिर पैसे वापस चले जाते रहते हैं। तो उसमें आप जब उनकी इंक्वायरी आएगी पैसे नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो आप सेविंग अकाउंट में बताइए, ज़्यादा अच्छा है। और सेविंग अकाउंट में आपके पैसे कहाँ से आए उसका भी एक एक्सप्लेनेशन आपके पास रहना ज़रूरी है। सडनली देखिए पेरेंट्स का अकाउंट है, आप जाके इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको नहीं मालूम होता पेरेंट के अकाउंट में पैसे कहाँ से आए। तो आप पहले से पूछ के रखिए कि ये पैसे कहाँ से आए। कोई प्रॉपर्टी के लिए एडवांस, प्रॉपर्टी सेल के लिए एडवांस लिए थे उसके पैसे हैं, या फिर बिजनेस से यहाँ पे आपने ड्राइंग की वहाँ से डाला है वो पैसे है, क्या कई के पैसे हैं, वो भी आपको माइंड में रेडी रख के जाना पड़ेगा। जी, थैंक यू तारिक साहब। आपने जो मदर और फादर कॉन्सेप्ट वाला जो आपने एसेट का बताया है वो काफ़ी न्यू जानकारी है। मुझे नहीं लगता हमारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको इस बात की जानकारी है, बट हमारे मुनसिफ टीवी के ज़रिए ये जानकारी उन तक ज़रूर पहुँचेगी। फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए मुनसिफ टीवी। तो ये तो रहा हमारे इंडियन स्टूडेंट्स की बात तारिक साहब। अब हम बात करते हैं इंडिया एज अ होल की एडवांटेज की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है और जिसके वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड में हालात काफ़ी नाजुक से चल रहे हैं। हर कंट्रीज़ में अबैंडन हो रही है हर सारी चीज़ों की। तो इंडिया एज अ कंट्री, तो आपको क्या लगता है उसको क्या एडवांटेज होगा इस इकोनॉमिक क्राइसिस से? क्योंकि देखिए हमें सबसे रिलेशंस बना के चलना पड़ता है एज अ कंट्री, राइट? तो हमारे रिलेशन यूएस से भी बहुत अच्छे हैं, हमारे रिलेशंस चाइना से उतने ख़ास नहीं है, बट हमें रशिया से भी अपने रिलेशनशिप अच्छे बनाने के लिए हमें किसी को तो सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से क्या लगता है इंडिया को इस चीज़ में एडवांटेज कैसे मिल सकता है या फिर डिसएडवांटेज है? देखिए इंडिया को काफ़ी हद तक एडवांटेज है कई चीज़ों में। जैसे कि रशिया से आप खुद जानते हैं कि हमारे सारे मिलिट्री के इक्विपमेंट्स, सारे एयरक्राफ्ट रशिया से आते हैं, ज़्यादातर एयरक्राफ्ट। तो और जितने मिसाइल्स, अब लेटेस्ट मिसाइल्स भी हमने लिए हैं रशिया से लिए हैं। तो अब रशिया से हम पेट्रोल लेना शुरू करें, जो क्रूड ऑयल होता है। तो क्रूड ऑयल नॉर्मल मार्केट में $100 है, तो हमें रशिया सस्ते में दे रहा है, $75 में दे रहा है। तो हमें क्रूड ऑयल भी सस्ते में मिल रहा है। फिर हमें उसको कैश में देने की ज़रूरत नहीं है। हम, क्योंकि रशिया को लोग कई कंट्रीज बेचना बंद कर दिए हैं, तो हम लोग कई आइटम्स हम सप्लाई कर सकते हैं जो रशिया को ज़रूरत है। और रशिया के टूरिस्ट भी हमारे पास काफ़ी आते हैं। ऑलरेडी जो है गोवा में रशियन टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं। तो ये अब यूरोप जाने के बजाय वो लोग इंडिया आएंगे टूरिस्ट, तो उससे भी हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि यूरोप भी उनके रशियंस को देख के वो लोग अगेंस्ट हो गए हैं। तो अब इंडिया के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप ये देखिए रशिया में सॉफ्टवेयर वाले भी काफ़ी होते थे, हैकर्स रशियन रहते थे, तो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स भी काफ़ी रशिया से काम करते थे। तो अब स्विफ्ट बंद हो गया। स्विफ्ट तो ये रहता है कि स्विफ्ट डॉलर पेमेंट पूरे वर्ल्ड वाइड स्विफ्ट के थ्रू होता है। ऑनलाइन स्विफ्ट एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का माध्यम है वो। तो स्विफ्ट का ट्रांजैक्शन कंप्लीट रशिया से बंद हो गया है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर वाले को, रशिया में जो सॉफ्टवेयर वाला बंदा बैठा हुआ है वो यूएस का काम नहीं कर सकता, यूरोप का काम नहीं कर सकता है, वर्ल्ड के कोई भी उसका सॉफ्टवेयर का काम नहीं कर सकता। तो सडनली इंडिया के सॉफ्टवेयर वालों की डिमांड और बढ़ जाएगी, क्योंकि आप पेमेंट कर सकते हैं, काम हो सकते हैं। जब पेमेंट ही बंद हो गया तो काम कैसा करेगा वो? तो अब कई बड़े कंपनीज़ हैं जिन्होंने क्या किया, क्या रशिया में जितने एम्प्लॉयज़ थे उनको इमीडिएटली फ्लाई करके दुबई लाए हैं वो लोग, और उनको वहाँ पे रख के उनको स्पेशली उनको रहने का प्रोविज़न दे के दुबई में उनसे काम ले रहे हैं, ट्रेंड करके। जी हाँ, नहीं ऑलरेडी ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हैं उनके, तो ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, वो लोग लूज़ नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि ये काम उनका जमा हुआ है जी एम्प्लॉय से। तो वो लोग उन्होंने फ्लाई करके मंगाया है कि आप दुबई आ जाइए, दुबई पे आके आप करिए, हम दुबई में आप रेजिडेंस लिए तो आपको हम वहाँ पे दुबई के अकाउंट में पेमेंट करेंगे। तो ये हर कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो डेफिनेटली ये पेमेंट्स रुक गए। अब ये सारे पेमेंट्स रुक गए हैं तो काम भी रुक जाएगा। तो ये काम सारा डाइवर्ट हो गया इंडिया के लिए। फिर वैसे ही जो है आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जो यूक्रेन के करीब के कंट्रीज़ है, ये सारे कंट्रीज़ अब डिस्टर्ब्ड एरिया हो गया है जी। तो कि आपको नहीं मालूम अगले साल 2 साल 3 साल तक क्लैरिटी नहीं है। तो बड़े कंपनीज देखते हैं कि भाई क्लैरिटी होना हमारे को, हमारी जब हम हमारी ब्रांच डालते हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो हमें क्लैरिटी चाहिए
कि भाई 5 years 10 years डाउन द लाइन यहाँ कुछ डिस्टर्ब तो नहीं रहेगा, यहाँ कुछ वॉर तो नहीं होगी। तो इसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी नए फैक्ट्रीज जो भी डालेंगे वो लोग दूसरे कंट्रीज ढूंढेंगे जी, ईस्टर्न कंट्रीज ढूंढेंगे, इंडिया को भी ढूंढ सकते हैं हम लोग। तो इंडिया का एडवांटेज क्या है कि इंडिया का खुद का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, तो कभी अगर आप फैक्ट्री डालना चाह रहे हैं, आप एक कंपनी है फैक्ट्री डालना चाह रहे हैं, तो आप देखते हैं भाई मैं एक कंट्री में, ऐसे कंट्री में डाल लूँ कि वो कंट्री में खुद भी मैं बेच सकूँ, वो कंट्री में खुद भी बेच सकूँ, ताकि मेरे को कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, मेरा प्रोडक्ट वो कंट्री में सस्ता रहेगा, प्लस जो एक्स्ट्रा बचेगा वो मैं वापस हमारे दूसरे वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स को भी दे सकता हूँ। तो उनको विन विन सिचुएशन हो जाता है अगर वो लोग इंडिया में लगाते हैं जी। तो उस तरीके से फैक्ट्री वाइज, सॉफ्टवेयर वाइज, और फिर हमारे परचेजिंग मिनरल्स और जो है ऑयल वगैरह के लिए भी हमें बहुत सस्ता पड़ेगा रशिया से लेने में जी। तो ये हमें देखना है कि अब रशिया से जब ट्रांसपोर्ट का सिस्टम पूरा हमारा जब फिक्स हो जाएगा जी, तो बहुत आसानी से हम खरीद सकते हैं जी। अब देखिए ऑयल का इंपोर्ट जब रहता है तो उतना आसान नहीं होता आप कंट्री से कंट्री शिफ्ट होना। जब हम ईरान से ऑयल बंद करें, क्योंकि सैंक्शंस हो गए थे ईरान में, तो बहुत मुश्किल हुई इंडिया के रिफाइनरीज़ को, क्योंकि हर जगह का ऑयल की क्वालिटी अलग रहती है, उसकी मिक्स अलग रहती है, मतलब उसमें डांबर कितना होता है, जो डीजल कितना होता है, पेट्रोल कितना होता है, उसकी सबकी मिक्स अलग रहती है, टाइप ऑफ क्वालिटी अलग, तो उसके साफ़ करने का मशीन भी अलग होता है। तो ईरान के जो साफ़ करने के मशीन थे हमारे पास, वो क्योंकि अब बंद हो गया तो वो मशीन्स को चेंज करना पड़ा हमें जी, कि हमें जब सऊदी का ऑयल हम ख़रीदना शुरू किए, दूसरे कंट्री से ख़रीदना शुरू किए, तो हमें वो चेंज करना पड़ा कि भाई बाद में आपको इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा रहते, बाद में इम्प्योरिटीज़ कम रहते, तो वो हिसाब से चेंज करना। अब फिर हमें रशिया के ऑयल के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो जब हम चेंज करेंगे तो ये सिचुएशन कब तक चलेगा, हमें ये ऑयल कब सस्ता मिलेगा, वो भी सोच के करना पड़ेगा। मगर इससे और एक एडवांटेज ये हुआ है कि ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट ओपन हो गया है क्योंकि ये वॉर की वजह से। तो ईरान पे जब ऑयल एक्सपोर्ट ओपन हुआ है तो हमें ईरान से बहुत इजीली, हमारे मशीन्स तो ऑलरेडी रेगुलर सिंक्ड है उनके, उससे सिंक जैसा बोलते हैं हम, मतलब उनकी यूज टू है उनके ऑयल को क्लीन करने के लिए। तो ईरान का ऑयल भी हम आसानी से ले सकते हैं, और ईरान को क्योंकि सैंक्शंस हैं हम इमीडिएट पैसे नहीं देते हैं उनको हम आराम से पैसे देते हैं, या फिर हम कुछ सामान दे देते हैं उनको, क्योंकि उनके पास जो, हाँ, तो वो और आसानी होती है हमारे, तो हमारे इकोनॉमी के लिए बेटर हो जाएगा जी। और हमें ऑयल भी सस्ता मिलेगा और इमीडिएट हमारे पास से डॉलर नहीं जाएंगे जी, तो ये बेनिफिट हो जाएगा। और यूक्रेन के वॉर से क्या हो रहा है कि आप जब पूरा यूरोप का एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया हो गया है जी, तो आपके जितने भी जो कंपनीज वहाँ पे लगाए थे, क्योंकि क्या हो रहा था, देखिए आप अगर लंदन में आपकी कंपनी है जो आप ख़रीदना चाह रही है, तो वो लोग देखते हैं कि भाई फ्लाई करके कॉस्ट कितनी हो रही है या ट्रेन से कॉस्ट कितनी हो रही है। तो ये ईस्टर्न यूरोपियन, यूक्रेन, पोलैंड, ये एरियाज़ जो है एडवांस्ड यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनसे काफ़ी क़रीब है, तो उनकी कॉस्ट बहुत कम पड़ रही थी जी। तो ये कॉस्ट फैक्टर की वजह से भी वो लोग काफ़ी फैक्ट्रीज़ वहाँ लगाए हुए थे। मगर अब क्योंकि अनसर्टिनिटी हो गई है, तो इनके जो सप्लाईज, समझिए आप एक एग्जांपल ही ले लिया आईफोन का, आईफोन के जो सप्लाईज इंडिया के लिए है या इधर ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए है, तो वो लोग डेफिनेटली वहाँ पे नहीं रखेंगे, तो ये ईस्टर्न वर्ल्ड के लिए कोई जगह वो लोग ढूंढेंगे। तो अब ये आत्मनिर्भर भारत में इसमें जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमें ईज़ ऑफ बिज़नेस और बढ़ाना चाहिए। छोटे छोटे आइटम्स के लिए, छोटे आईडी प्रूफ के लिए या एड्रेस प्रूफ के लिए उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं है या कुछ के लिए, उस चीज़ के लिए उनका काम रोकना नहीं चाहिए। तो क्यों, क्या होता है कि उन लोग को इरिटेशन बहुत होता है बाहर के कंट्रीज़ वालों को। अब हमारे पास सिंपल सिस्टम रहता है कि फादर का नेम लिखते हैं, अब उन लोगों के पास प्रॉब्लम रहता है फादर का नेम, तो हम फादर या मदर बोल के अगर हमारे सारे फॉर्म्स में डाल दिए तो हमें बहुत ईज़ ऑफ बिजनेस में बहुत आसानी होगी। सिर्फ ये बहुत छोटा सा सिस्टम है, इधर फादर या मदर बोल के लिख दें, क्योंकि कई लोग वहाँ पे चाहते हैं कि उन लोग फादर का नेम कहीं ना मेंशन करें, तो वो लोग कंट्री चेंज कर देंगे, आपके कंट्री में आके बिजनेस नहीं करेंगे, मगर वो लोग अपना फादर का नेम उनके फॉर्म में नहीं डालेंगे, वो चिड़े हुए रहते हैं उन लोग। तो वैसा अगर आप सिंपल चीज़ कर दें जी, तो वो आपको बहुत आसानी होगी। और भी ये सीरियस इशू है जी, जो इंडिया अब तक हम लोगों ने उसको सॉल्व नहीं करा है, उसको एड्रेस नहीं किया है कि आप एक सिंपल चीज़ें, वो सिंपल चीज़ें आप एड्रेस करें। कंसल्टेंट से पूछिए जो रेगुलर रजिस्टर करते हैं हमारे जैसे कंसल्टेंट से, जो हम लोग बाहर के कंपनीज के ब्रांचेस यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो सिंपल इश्यूज़ में लोग बहुत प्रॉब्लम होता है।
जी। तो उस तरीके से आप जो है एम्बेसी का अटेस्टेशन लाना पड़ता है। अब ये मल्टीनेशनल वर्ल्ड हो गया, अगर समझिए दुबई में कोई कंपनी है जो यहाँ पे खुलना चाह रही है, तो दुबई की कंपनी का ओनर कहीं और का हो सकता है, उन्हें लंदन का रह सकता है। जी। तो अब उसको लंदन जाके वहाँ से अटेस्टेशन करवा के फिर वापस दुबई आना वो नहीं चाहेगा वैसा करना, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, ओनर है। तो इसलिए हम कुछ इजी तरीके दे देंगे, भाई ठीक है आप दुबई से अटेस्टेशन ले लें। तो वो ऐसे सिंपल चीज़ें इंडिया को इजी करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ खाली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बोलने से नहीं होगा, हमारे फॉर्म्स को रीलुक करना पड़ेगा। हमारे जो अप्रोच है बिजनेस उसको कि भाई ये चोर है, बल्कि हमारा अप्रोच होता है कि भाई ये सब चोर है बिजनेस वाले, अब यहाँ आके हमारे पास चोरी करेंगे। ये अप्रोच ख़त्म करना पड़ेगा कि भाई ये हमारे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर्स है, इनको हम इजी एम्प्लॉयमेंट दें। अगर उन्हें वहाँ पे रजिस्टर्ड है, अमेरिका में रजिस्टर्ड है, लंदन में रजिस्टर्ड है, तो डेफिनेटली वो कंपनी की कुछ स्टैंडिंग है, उनकी बैलेंस शीट लेके फिर उसके बाद में उनके छोटे छोटे चीज़ों में उतना ज़्यादा ना सताएं जी। वो एटलीस्ट वो कर दें तो उनका काम बहुत फास्ट हो जाएगा जी। आप देखिए फॉरेन कंट्रीज़ में आप 2 घंटे में कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, इंडिया में काफ़ी मुश्किल होती है। आपको अगर कोई फॉरेन कंपनी आती है तो आपको 10-15 दिन लग जाएंगे, फिर उनको अटेस्टेशन वगैरह मंगाना पड़ेगा, फिर नेम के लिए इश्यूज़ होंगे, सब चीज़ के लिए हमारे पास लॉज बने हुए इजी करने के लिए, मगर आगे पीछे फॉर्म ईमेलिंग, आगे पीछे रिजेक्शन, क्यूइंग में हमारे पास सिस्टम है, 2 दिन के बाद क्यू में आपका नाम आता है लेने के लिए जी। तो उसमें बहुत मुश्किल होती है। और एक क्या होता है कि बिज़नेस को इंडिया में क्या है, आप देखिए कोर्ट के, हम सबको मालूम है कोर्ट कचहरी जाते हैं तो कई साल लग जाते हैं। तो ये फॉरेन कंट्रीज करोड़ों रुपए डाल रहे हैं, समझे, वो लोग 15 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीद ले और उस ज़मीन में कुछ कोर्ट केस हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो वो लोग कहाँ जाएं? कोर्ट को ही जाएंगे। कोर्ट को जाएंगे तो 10-15 साल तक फंस जाएंगे। और एक कंपनी अगर फंस गई तो वो लोग पूरा टीवी पे बोल देंगे भाई हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, और उनके कैसा होता है, कंसल्टेंट्स होते हैं, तो उन लोग बोलेंगे भाई ये कंट्री में जाएंगे आप एक बिजनेस लीगल एग्रीमेंट किया, भाई मैं फलाना आइटम सप्लाई करूँगा, ये करूँगा, वो एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर कोर्ट को जाना पड़ता है। अगर सामने वाला नहीं कर रहा है तो आपको कोर्ट को जाना पड़ेगा। तो कोर्ट को जाते हैं तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो वापस कोई आके कौन है पूछने के लिए 10 साल निकल जाएंगे जी। तो ये प्रॉब्लम जो है ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में ही आना चाहिए, ये भी कि भाई आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए आपके ला के इंडिया में डाल रहे हैं, तो उसकी सेफ्टी क्या है? आप कोई कोर्ट हमारे को ऐसा फास्ट ट्रैक दो कि भाई फॉरेन कंपनीज़ के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट दोगे, हमें 15 दिन में, 1 महीने में आप डिसीजन दे दीजिए। आपके लोकल जो केसेस चल रहे हैं वो छोड़िए, हमारी जो फॉरेन कंपनी है उसके लिए एटलीस्ट हमें कुछ आसानी दीजिए। तो वो अगर करते हैं आप, आपके ईजी फास्ट ट्रैक में उनको डालते हैं एटलीस्ट, अगर आपके रेगुलर कोर्ट केसेस को कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि करीबन 2 करोड़ कोर्ट केसेस पेंडिंग है इंडिया में जी। और ये कोर्ट केसेस के लिए आपको करीबन कई हज़ार एक्स्ट्रा जजेस अपॉइंट करने पड़ेंगे, तो ये कोर्ट केसेस कंप्लीट होंगे जी। तो अगर वो सब छोड़ भी दें, आप उनको एक अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट दे दीजिए फॉरेन के लिए, तो वहाँ से उन लोगों का हो जाएगा, सारा डिसीजंस जल्दी हो जाएंगे और उनके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुद भी सोचें, अगर आप अपना पैसा लेके जाके कोई कंट्री में डालते हैं और कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपके पैसा डिसीजन आने के लिए आपको 12 साल ठहरना पड़ रहा है, 15 साल ठहरना, तो आप नहीं डालेंगे वो कंट्री में, पैसे ही नहीं डालें, आप कहीं कोई भी दूसरे कंट्री में जा सकते हैं जी। तो ये चीज़ हमें इनवर्ड देखना चाहिए। लेबर के लिए भी हमें लॉज काफ़ी इजी करने चाहिए, जैसा 300 आदमी से ज़्यादा एम्प्लॉय करते हैं तो उसके बाद से यूनियन रूल्स सारे अप्लाई हो जाते हैं जी। तो उसमें क्या होता है कि आपको फॉरेन कंट्रीज़ में हायर एंड फायर का सिस्टम होता है, या तो आपको अच्छी पे में हायर करेंगे या तो फिर फायर कर देंगे, और वो इमीडिएट, उन लोग चाहते हैं कि भाई इमीडिएट पीछा छोड़ना है एम्प्लॉयज़, हाँ टर्मिनेशन ईजी होना है। तो अगर आप टर्मिनेशन ईजी नहीं करेंगे तो लोग एम्प्लॉय नहीं करेंगे आपको जी। जब आप इजी टर्मिनेशन रखेंगे तभी लोग खुशी से, बड़े कंपनीज आके खुशी से एम्प्लॉय करेंगे आपके लोगों को जी। तो इसके लिए आपके रूल्स इजी करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको यूनियन से प्रॉब्लम होगी, लोगों से प्रॉब्लम होगी, मगर आप जब करेंगे तो ही हमारी जो नई यूथ है, नए जो नौजवान हैं, उनको नए फैक्ट्रीज़ में काम मिलेगा। बाहर के फैक्ट्रीज कई आना चाह रहे हैं, मगर ऐसे मुश्किल हालात हैं इंडिया के कि यहाँ पे आके फंस जाएंगे लोग जी। वो सोच रहे हैं इस तरह से।
तो ये आप हम अगर इजी कर देते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे कंपनीज आएंगे और उनको चाह रहे हैं वो लोग कि इतना बड़ा मार्केट है और इस मार्केट को हम भी फ़ायदा उठाएंगे। भाई हम सस्ता लेबर है, वो सस्ते लेबर से हम फ़ायदा उठाएं और यहाँ पे ये मार्केट में बेच भी सकते हैं हम हमारा प्रोडक्ट, फिर इसको हम दूसरे कंट्रीज़ में भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी जी तारिक साहब, आपने बिल्कुल वजह फरमाया है और हमारा मेन एजेंडा ही आज के शो का यही था कि लोगों को छोटी छोटी बेसिक चीज़ों का सल्यूशन पता चले और हमारे जनरल पब्लिक जो है इंडिया की आवाम, उनको पता चले कि उनके बेसिक राइट्स क्या है और वो लोग क्या चीज़ अप्लाई कर सकते हैं अपने करियर वाइज में, राइट। ये हो गया हमारे इकोनॉमी कंडीशन के बारे में, एज अ इंडिया हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या एडवांटेजेस है। बट ये हमारे रिलेशनशिप हो गए रशिया के साथ, तो वही चीज़ क्या वो हमारे रिलेशनशिप यूएस के साथ अफेक्ट करेगी, क्योंकि यूएस सुपर पावर इकोनॉमी है, सुपर पावर कंट्री है जैसे कि हम वो माना जाता है। तो इसका रिलेशनशिप यूएस के साथ कैसे अफेक्ट होगा? जी देखिए, यूएस का कैसा है कि यूएस एक ट्रांजैक्शन टाइप ऑफ इकोनॉमी है। उनकी थिंकिंग जो रहती है ना कि कुछ दो कुछ लो जी, तो उन लोगों का कैसा रहता है कि कमर्शियल है उनकी थिंकिंग, इमोशनल थिंकिंग नहीं है उनकी। उनका सिचुएशन क्या होता है कि भाई ठीक है, ये लोग रशिया के साथ जा रहे हैं इसलिए कि इनके सारे मिलिट्री आइटम्स, मिलिट्री स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ उनकी रिक्वायरमेंट उनके रशिया से ही मिलती है और इतने साल से वो लोग रशिया से थे। अब वो लोग स्लोली हमारे तरफ आना चाह रहे हैं क्योंकि हम चाइना को लगे हुए हैं जी। वो लोग चाह रहे हैं कि चाइना को हर तरफ से इनको कहीं से उनको ऐसी ओपनिंग मिल जाए चाइना से कि इनका बॉर्डर कंट्री के साथ इन लोगों की दोस्ती, मतलब अमेरिका की दोस्ती चाइना के बॉर्डर कंट्री के साथ हो। तो वो लोग उस तरीके से देख रहे हैं कि चाइना को हम घेरें, जो क्वाड जिन्होंने इन्होंने बनाया है कि तो जापान से अमेरिका की दोस्ती है, ऑस्ट्रेलिया से दोस्ती है, तो वो लोग इंडिया की भी दोस्ती चाह रहे हैं। तो इंडिया से काफ़ी हद तक कई चीज़ों में लोग दोस्ती कर रहे हैं, इंडिया से कई ऐसे एग्रीमेंट्स कर रहे हैं जो इंडिया को काफ़ी बेनिफिट भी हो रहा है। देखिए जैसा कि आप एग्जांपल ले लीजिए, जब ट्रम्प के इलेक्शंस हो रहे थे, इलेक्शन से 2 दिन पहले ट्रम्प के मेन डिफेंस सेक्रेटरी आके इंडिया से एक ऐसा डिफेंस पैक्ट किए उन्होंने कि उन लोगों ने डायरेक्ट सैटेलाइट फीडबैक हमें देना शुरू किया, 24 आवर्स लाइव सैटेलाइट फीडबैक। अब तक नहीं था, चाइना वाले जब घुस गए तो हमें पता नहीं चला 2-4 दिन तक क्योंकि हमारे पास सैटेलाइट फीडबैक नहीं था। जब ऑस्ट्रेलिया की सैटेलाइट ऊपर से गई तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि भाई तुम्हारे उसमें चाइनीज़ मिलिट्री दिख रही है। तो जब हमें रियलाइज़ हुआ तो ये पैक करने से क्या हुआ कि अब हम डायरेक्टली 24 आवर्स देख सकते हैं। प्लस मिसाइल्स जब आप दागते हैं या मिसाइल्स आपके रन होते हैं तो आपको लाइव फीडबैक से बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी एक्यूरेसी में। आप पुरानी फ़ोटो लेके वो फ़ोटो से कर रहे हैं जबकि आपका टारगेट मूव हो चुका है, तो उसके लिए यूएस हेल्प कर रहा है। तो जब इतना मिलिट्री वाइज हेल्प कर रहा है तो डेफिनेटली वो लोग ये देख रहे हैं कि इंडिया से और दोस्ती हो। तो इंडिया यही शुरू से रखता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो 70 ईयर्स से हम नॉन अलाइंड सिस्टम फॉलो करते हैं और वो लोग भी जानते हैं कि हम किसी एक के बिल्कुल फेवर में नहीं होते हैं। हम लोग जो है एक न्यूट्रल रहना चाहते हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड वर्ल्ड वॉर में रहा है कि हमेशा न्यूट्रल रहा है। तो उस तरीके से हम लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं कि हम जो है किसी एक की बिल्कुल तरफदारी कर दें और दूसरे को बिल्कुल ही कट ऑफ कर दें, वैसा हम नहीं करते। जी, काफ़ी अच्छी बात है। तारिक साहब, आगे हम बात करते हैं हमारे खुद के कंट्री की, रियल एस्टेट जो बिज़नेस है। आपने जैसे कहा है कि कोविड-19 आने के बाद अमीर लोग काफ़ी अमीर हो गए, गरीब लोग काफ़ी गरीब हो गए, तो उनकी बाइंग एंड सेलिंग कैपेसिटी बहुत डिफरेंस आया है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं 80% और लेट्स से 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ नॉट दैट रिच, उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। तो 80% पॉपुलेशन बहुत ही बड़ा फीसदी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि रियल एस्टेट के बिजनेस में जो कि प्रॉपर्टीज़ होते हैं आम आदमी के पास, जो कि एक आम आदमी ख्वाहिश करता है एक प्रॉपर्टी खरीदने की अपने नाम पे, तो कोविड ने उस चीज़ को कैसे अफेक्ट किया है? और बहुत सारे रियल एस्टेट में कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे कि आजकल लोग लाइफ को ज़्यादा जीने का, जैसे आपने बोला है, जज्बा रख रहे हैं। यूएस के जैसे कॉन्सेप्ट वो लोग ला रहे हैं, वो लोग ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं और लोग घूमने बाहर बहुत जा रहे हैं। तो रियल एस्टेट में ऐसे कॉन्सेप्ट्स आए जो फार्म हाउस बनते हैं, लोग वहाँ पे जाके वेकेशन कर रहे हैं, हॉलीडेज़ मना रहे हैं, तो उस चीज़ को वो खरीद रहे हैं। बट खरीदने की कैपेसिटी लोगों की कम हो गई है बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। तो आप उस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? हम देखिए इंडिया में क्या हुआ है कोविड के बाद से,
तीन किस्म के रियल एस्टेट होते हैं शुरू से भी नॉर्मली। तो एक तो है कमर्शियल रियल एस्टेट, जो कि कमर्शियल स्पेस होता है, जैसे हम लोग कमर्शियल स्पेस में बैठे हुए हैं। तो कोविड में 2 साल में तो हम कभी स्टूडियोज में नहीं बैठे, सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और जो है ऑफिस को लोग नहीं गए, तो कमर्शियल जो रियल एस्टेट था ये काफ़ी अफेक्ट हुआ है। तो कमर्शियल रियल एस्टेट जब अफेक्ट हुआ इन द सेंस कि खाली रह गया है, कई कंपनीज़ ने बंद कर दिया है, कई कंपनीज आधा किराया दे रहे थे, और तो इसमें कमर्शियल रियल एस्टेट के रेट्स उतने नहीं बढ़े हैं, क्योंकि आपको किराया नहीं आ रहा, तो आपको वो प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ेगा और दूसरे खर्चे करने पड़ेंगे, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो उसकी वजह से लोग नहीं चाह रहे थे कमर्शियल रियल एस्टेट रखें। तो अब जब रीओपनिंग होगी, जब लोग आना शुरू करेंगे, तो तब स्लोली कमर्शियल पिकअप होगा। दूसरा रियल एस्टेट था कि रेसिडेंशियल में ऐसा हुआ है कि लोग ये देखना शुरू किया कि भाई हम बंद हो गए थे छोटी जगह में। अब देखिए बॉम्बे जैसे एरियाज़ है तो बहुत छोटे फ्लैट्स होते हैं वहाँ पे, या फिर आप दूसरे कंट्री सिटी के एरियाज में बहुत छोटा कन्फाइंड एरिया में रहना पड़ रहा था लोगों को। फिर वर्क फ्रॉम होम में एक एडिशनल स्पेस उनको ऑफिस की तरह यूज़ करने के लिए भी चाहिए थी, जहाँ पे बच्चों की आवाज़ ना आए और कुकर की आवाज़ ना आए, कुकिंग के या फिर जो है घर के जो काम होते हैं वो उसकी आवाज़ या प्राइवेसी हो उनको। तो अगर छोटे से फ्लैट में एक फैमिली 2 फैमिली रह रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है वर्क फ्रॉम होम का एक पीसफुल एटमॉस्फेयर मेंटेन करना। तो उसके लिए लोग ये सोचना शुरू किया कि भाई देखिए, मैं सिटी में मेरे को काम नहीं है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, और मुझे अभी यहाँ से सिटी से कुछ करना नहीं है, तो मैं सिटी के बाहर जाके ये छोटे फ्लैट की जगह पे एक बड़ा घर ले लूँ। जी। तो ये काफ़ी लोग सोचना शुरू किए हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों ने ये सोचा कि सिटी से थोड़ा बाहर चले जाते हैं और बड़ा घर ले लेते हैं। और यंगस्टर्स जो थे उन लोगों ने क्या किया कि सारा अपना फर्नीचर, बैगेज जितना भी था, एक 10-12 जो कंपनी के यंगस्टर्स हैं उन्होंने क्या किया, एक फ्लैट मिलके सब लोगों ने मिलके एक फ्लैट रेंट कर लिया, सारा अपना फर्नीचर एक ही फ्लैट में डंप करके अपने अपने गांव चले गए। तो अब सब जने जो है सिर्फ 10% अपना पोर्शन वो किराए के लिए दे के अपना सारा फर्नीचर मेंटेन कर रहे हैं। जब रीओपनिंग होगी तो फिर वो वापस आएंगे। तो जो लोग सॉफ्टवेयर एरियाज़ में अपनी प्रॉपर्टीज़ किराए पे दिए थे वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ उन्होंने, क्योंकि उनके प्रॉपर्टीज़ पूरे खाली हो गए। तो वो खाली प्रॉपर्टीज़ को लोग रेंट करना चाह रहे हैं तो कोई रेंट पे आ रहा नहीं है, तो लोग कम में देना शुरू करना शुरू किया, भाई आधे रेंट में ले लो, पाव रेंट में ले लो। तो जो दूसरा बंदा जो आपके फ्लैट में रहता था वो बोलना शुरू करा कि सर आप पाव में मुझे दूसरी जगह मिल रहा है, आधे रेंट में मिल रहा है, तो वो भी खाली करके चला जा रहा है, वो दूसरी जगह चले जा रहा है। तो उस तरीके से ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर एरियाज़ है वहाँ पे मार्केट एकदम स्टैग्नेंट हो गया है। एक बिल्डिंग में आपको 100 फ्लैट 150 फ्लैट खाली मिलेंगे। तो ये जब तक वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट ख़त्म होके सब लोग वापस आएंगे तब तक ये रियल एस्टेट मार्केट सॉफ्टवेयर एरियाज़ का तो प्रॉब्लम रहेगा। अलबत्ता जैसा ये जो फार्म हाउस का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, ये कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है कि जो सिटी के ऑलरेडी पुराने लोग हैं, सिटी में रहते थे, अब लोग ये चाह रहे हैं कि भाई कहीं घूमने जाएं। ये तो हम लोग चार दीवारी में बंद हो गए थे इतने ज़माने से, तो वो लोग चाह रहे हैं अपनी प्राइवेट प्लेस रहना। तो एक अपना एक सिटी के अलावा एक बाहर कोई फार्म हाउस रहे, कोई घर रहे, ताकि हम जाके खुले में फिर सकें, एक बैकयार्ड रहे, हम हमारी कुछ फार्मिंग कर लें, कुछ जो है तरकारी उगा लें, कुछ ऐसा वैसे एंगल में लोग सोचना शुरू किए हैं। तो इसलिए सडनली क्या हुआ, सिटी के जो बाहर के एरियाज़ है वहाँ पे बूम आना शुरू हो गया है। और जो बच्चे अपने अपने गांव चले गए थे वहाँ पे कमा रहे हैं, तो एक विलेजेस में छोटा सा एक बूम आया। अब जब लोग वापस आ रहे हैं तो विलेजेस की इकोनॉमी फिर थोड़ा डाउन हो रही है, वहाँ पे स्कूटर्स वगैरह उतने कम बिकना शुरू हुए हैं, उतने ज़्यादा नहीं बिक रहे हैं। मोटर बाइक्स जो 2 व्हीलर्स है वो अभी रूरल एरियाज़ में कम बिकना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि अब लड़के सब सिटी की तरफ आना शुरू हो रहे हैं वापस। तो इस तरीके से इफेक्ट हो रहा है रियल एस्टेट मार्केट। तो वर्ल्ड वाइड भी क्या हो रहा है कि आपको देखिए यूएस में भी मूव हो रहे हैं लोग। कई यूएस में क्या रहता है, इनकम टैक्स स्टेट वाइज होता है। तो कोई बात स्टेट्स हैं जहाँ पे टैक्स बहुत हैवी है, बात स्टेट्स है जिसमें टैक्स बिल्कुल नहीं है। तो लोग क्या करें, हाई टैक्स एरिया से जो लो टैक्स स्टेट में शिफ्ट हो रहे हैं, ताकि हम वहाँ पे टैक्स भी ना भरें और कैसा भी काम तो हम जूम पे कर रहे हैं तो हम वहाँ से बैठ के करते हैं। तो जितने दिन वर्क फ्रॉम होम काम रहेगा तब तक हम हमारा टैक्स सेव कर लेंगे।
ये आप एमएनसी कौन जी सी हाँ, बात कर रहे हैं? एमएनसी यूएस के हिसाब में जो बोल रहा हूँ अच्छा, मैं। राइट, वो स्टेट अमेरिका वाइज टैक्सेस जी होते हाँ, हैं आप बोल अमेरिका रहे में हैं, स्टेट वाइज टैक्स होता है। अमेरिका में। तो आप अगर वर्क फ्रॉम होम नॉन स्टेट टैक्स स्टेट वाइज में आप काम करो तो आप वहाँ से टैक्स नहीं भरते हो? नहीं, नहीं भरेंगे। जैसे क्योंकि क्या होता है कि जी, अगर आप जैसा कई कई स्टेट्स है, डैलस है, साउथ के टेक्सास है, वो लोग इनकम टैक्स नहीं लगाते, स्टेट इनकम टैक्स। जी, तो वहाँ पे आपको अगर आपका रेजिडेंस आप शिफ्ट कर लेते हैं तो फिर आपको वहाँ पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। राइट। थैंक यू तारिक जी, आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी जानकारी मिली है हमारे दर्शकों को, हमारे जो व्यूअर्स है मुंसिफ टीवी के। आई होप उन लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गए होंगे हमारे आज के चीफ गेस्ट से। आप फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। हम इमाम साहब से फिर आगे अगले शो में मुलाकात करेंगे और इनसे बहुत ही ज़्यादा और भी इनकी जो नॉलेज है उनसे मालूमात हासिल करेंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे मुंसिफ टीवी के ज़रिए और हमारे शो के ज़रिए जिनका नाम है कारोबार। देखते रहिए मुंसिफ टीवी।